दोस्तों आज की वीडियो मस्ट देखना अगर एक सिविल इंजीनियर हो कि जो नोएडा के ट्विन टावर्स थे उनको डिमोलिश्ड क्यों किया, मतलब क्यों उसको गिरा दिया गया, क्या रीजन था उसके पीछे। एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज सोचना, क्योंकि बाकी तो न्यूज चैनल लगे हुए थे 5-6 दिन से कि ट्विन टावर तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ना है वैसे करना है, वो मैं चीजें इसमें नहीं बताने वाला हूं। मैं एज ए सिविल इंजीनियर आपको बताने वाला हूं इसको तोड़ा इसलिए गया क्योंकि वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज हो रहे थे यहाँ पे। मतलब एनबीआर, नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शन जो है, जहां एनबीसी का जो कोड है उसको फॉलो अप नहीं किया था। और क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी होती हैं, आज की वीडियो टोटल हमारी रहने वाली है बिल्डिंग बाय लॉज पे, जो एज ए सिविल इंजीनियर आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें 40 स्टोरी की बिल्डिंग थी, 900 फ्लैट्स थे और काफी करोड़ों रुपए इस पे लग चुके थे, और किन गलतियों से, क्या लॉ थे वो, क्या वायलेशन हुई है बिल्डिंग बाय लॉज की, वो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर, जहां एज ए कॉन्ट्रैक्टर, जहां एज ए बिल्डर आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और ये जो रूल हैं ये आपको फॉलो अप लेने चाहिए। हर लोकेशन में कई जगह पे एनबीआर दे रही है, नोएडा में जैसे एनबीआर देती है, एनबीसी देती है, जो म्युनिसिपल देती है, हर एक अपने लॉ प्रोवाइड करता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो अप करनी है। तभी तो बोलते हैं अर्बन एरिया में आपको जो अपना प्लान होता है उसको पास करवाना पड़ता है। इस कंपनी ने भी करवाया था लेकिन कुछ गलतियां थी जो ये करती गई और वो इस कारण इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको तोड़ दो। तो आज की वीडियो में बिल्डिंग बाय लॉज रहने वाले हैं, कंप्लीट बिल्डिंग बाय लॉज बताने वाला हूं। और आपने सुना भी होगा कि दो बिल्डिंग के बीच का गैप इन्होंने 9 मीटर रखा था, यहाँ 16 मीटर रखना था। तो वो कितना कितना रखा जाता है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, रेयर एक्ट क्या है, फ्लोर रेशियो क्या है, वो कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इसको स्टार्ट से समझते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉज जो है इनको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा कि प्लॉट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, प्लिंथ एरिया क्या है, वो आपको एक बार पता चल जाएगा। फिर जो हमारा कोड कहता है, बिल्डिंग बाय लॉज जो कहते हैं, उसके हिसाब से हमें कितना छोड़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उस बिल्डिंग का मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें उसमें जो बीच का डिस्टेंस होता है, सेटबैक होता है, वो 9 मीटर रखा गया था, लेकिन अकॉर्डिंग लॉ वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है हमारा। प्लॉट एरिया से समझने में ही आपको लग रहा होगा, जहां आपकी बाउंड्री होगी ना, जितने प्लॉट आपने लगा लो कहीं से किसी से बॉय किया, जहां जो भी है, मतलब वो लास्ट बाउंड्री जो होती है वो हो गया हमारा प्लॉट एरिया। ये काफी चीजें काम आएंगी इसलिए मैं बता देता हूं पहले आपको। बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया कौन सा हुआ, जितना आपका प्लिंथ होगा, लगा लो ये दीवार है हमारी, ये प्लिंथ एरिया आ गया है पूरा। जो प्लिंथ एरिया वॉल, देखो कारपेट एरिया कौन सा हो गया, दीवारों को छोड़ के जो अंदर का भाग होगा ना, यहां में लगा लो कारपेट, जहां टाइल वगैरह आएगी वही कारपेट हो गया। कारपेट एरिया ये आ गया हमारा अंदर वाला कारपेट एरिया, दीवारों को छोड़कर कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल ये आ गया, प्लस बालकनी वगैरह जो भी रहेगी घर की, अगर यहां हमने बालकनी बनाई है। तो ये हो गया हमारा बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया। मतलब प्लिंथ एरिया पकड़ के चलो, जितना सा आपका प्लिंथ होगा ना, वो जो एरिया होगा वो आपका हो गया बिल्टअप एरिया। क्लियर। नेक्स्ट आ गया सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कौन सा हो गया हमारा, प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। मतलब ये प्लॉट एरिया था हमारा बाहर का और ये बिल्टअप एरिया था। जो बीच खाली जगह हम छोड़ते हैं ना चारों तरफ वेंटिलेशन के लिए, विंडो के लिए, वो हो गया हमारा सेटबैक एरिया। याद रखने काफी काम आएगी। सेटबैक एरिया ये हो गया, लगा लो ये इधर से लेके ये और ये, ठीक है, ये सेटबैक एरिया। नेक्स्ट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कौन सा हुआ, बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। मतलब जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो बिल्टअप एरिया हमारा हो गया पूरा जहां प्लिंथ होगा, लेकिन जो कारपेट एरिया क्या होता है, दीवारें छोड़ देनी है आपने, जो अंदर के कमरे होंगे, भाग होगा ना अंदर का दीवारों को छोड़ के, वो होगा हमारा कारपेट एरिया, याद रखना। नेक्स्ट हो गया सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया हमारा, सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कौन सा था, ये वाला, प्लस बिल्टअप एरिया मतलब ये पूरा, प्लस 20% ऑफ कॉमन एरिया। मतलब जिसमें आपका क्या हो गया, जो स्विमिंग पूल बाहर होता है, उसका जो हमारी स्टेयर केस होती है, लिफ्ट होती है, बरांडा होता है, तो ये चीजें उनका 20% लगा के प्लस सेटबैक एरिया प्लस बिल्टअप एरिया, उसको बोलते हैं हम पूरा। मतलब वो हो गया हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। क्लियर, ये हो गया। तो आज मैं एक दो लॉ आपको बताता हूं, ये बेसिक चीज थी, ये आपको काम आएगी समझने में। एक लॉ क्या कहता है,
कहीं भी आप घर बनाओगे ना, ये कहाँ आपको काम आएंगे? अगर आप प्लान कोई बनाते हो जहाँ आपका म्युनिसिपल एरिया में वो आता है घर, ऐसे तो गांव वगैरह में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वहां अगर नक्शा पास करवाने के लिए आपको ये चीजें देख के ही घर बनाना पड़ता है। तो सेटबैक, तो ये आ गया हमारा घर, आ गया बिल्डिंग, ये आ गया सेटबैक रियर, सेटबैक साइड। मैंने जैसे बताया कौन सा एरिया होता है घर के, ये वाला होता है हमारा सेटबैक। तो अगर इसको किस हिसाब से रखते हैं हम, अगर रोड की विड्थ, ये हमारा रोड आगे लगा लो, ठीक है, इसकी विड्थ अप टू 12 मीटर हुई तो आपको कितना 1.5 मीटर रखना है, सॉरी ये 1.5 मीटर रखना है। अगर हमारी कितनी हुई 12 मीटर रोड हुआ, अगर हुआ ग्रेटर देन 12 तो हमें कितना रखना है 2 मीटर। और फिर अगर लेस देन 3 होगा वहां सेटबैक रखने की जरूरत नहीं है। कि अभी देखा आपने गली वगैरह होती है तो सीधा घर बना सकते हो आप गेट लगा के, मतलब उसमें जरूरी नहीं है सेटबैक रखने का, लेकिन रखना चाहिए, थोड़ा जगह रहती है आगे पीछे तो सेटबैक रखना चाहिए। बाकी अगर रोड जो हमारा 3 मीटर का है तो उसमें नहीं भी रखोगे चलेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, साइड एंड रियर ओपन स्पेस फॉर। देखो ये बिल्डिंग आ गई, जो इसकी साइड और रियर, साइड वाली और रियर वाली, ये रियर आ गई हमारी, ये स्पेस, ये फ्रंट है इसका, ये और ये और ये किस हिसाब से आपको स्पेस छोड़नी होती है। कभी भी अगर आप यहां घर बना दोगे तब म्युनिसिपल को नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा, वो तोड़ सकती है इसको बिना आपको पूछे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी 10 मीटर की बिल्डिंग है, 10 मीटर उसकी हाइट है, तो आपको 3 मीटर रखना ही रखना है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अगर उसकी 15 मीटर हो जाती है फिर आपको रखना है 5 मीटर। अगर 18 मीटर हो जाती है फिर आपको रखना है 6 मीटर। अगर 21 मीटर हो जाती है आपकी बिल्डिंग की हाइट, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट आपकी 21 मीटर हो जाती है अगर, फिर आपको 8 मीटर, 24 का 9 मीटर, 27 का 10 मीटर, 30 का 11 मीटर, 35 का 12 मीटर, 40 का 13 मीटर, और अगर 55 से ऊपर हो जाती है तो 16 मीटर। देखा यहाँ गलती कहाँ हुई है लॉ में, 40 स्टोरी की बिल्डिंग है और 70 मीटर से ज़्यादा थी वो बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ आपने देखा कि अगर 55 मीटर से मतलब ज़्यादा हाइट हो जाती है बिल्डिंग के, 2 बिल्डिंग्स की, मतलब उनका बीच का जो डिस्टेंस रहना चाहिए, जो सेटबैक रहना चाहिए चारों तरफ, वो कितना रहना चाहिए 16 मीटर तो मिनिमम रहना चाहिए। तो वो यहाँ नहीं प्रोवाइड किया था, ये एक वायलेशन था, बिल्डिंग बाय लॉज का सबसे बड़ा वायलेशन था। इन्होंने रखा था 9 मीटर, जो रहता है 21 से 25 मीटर की बिल्डिंग रहती है उसके लिए 9 मीटर रखा जाता है। ये रखा क्यों जाता है, ये आप मतलब एक तो कॉमन सेंस हो गई कि वेंटिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। मैं आगे बात करने वाला हूँ बिल्डिंग बाय लॉज में, वो भी मेंशन है इसमें, हमारी वेबसाइट पे भी ब्लॉग लिखा हुआ है कि सेटबैक कितना रखना है, रूम का एरिया कितना होना चाहिए, हर चीज़, मतलब पूरा एनबीआर ने ये मेंशन किया होता है। आगे अभी और चीज़ें देखते हैं। साइज ऑफ प्लॉट होता है जो, मतलब आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रहता है वो आपको जो अलाउ करता है, वो अगर 100 मीटर स्क्वायर टू 200 मीटर स्क्वायर फॉर 1 फैमिली यूनिट। याद रखना कितने, एक फैमिली यूनिट के लिए कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर टू 200 मीटर स्क्वायर। ये नोट करके रखो बिल्डिंग बाय लॉज, कभी आप फ्यूचर में खुद का काम स्टार्ट करोगे, जहां भी साइड पे काम करोगे तो ये काफी काम आएंगे आपके। 300 टू 450 मीटर स्क्वायर टू सेमी डिटैच फैमिली यूनिट। फिर हमारा 665 मीटर स्क्वायर फॉर ऑनरशिप ऑफ फ्लैट, ऑनरशिप फ्लैट में। फिर हम स्टेयर केस की बात करें, ये तो मैं काफी टाइम बोलता भी आया हूं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो पिच रहती है, जहां स्लोप रहती है, अगर हम स्टेयर को ऐसे बनाएं, ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा आपका 25 डिग्री टू 45 डिग्री। हमेशा याद रखो ये चीज। देखो अभी कभी आप स्टेयर देखोगे, कईयों की स्टेयर ऐसे होती है, ऐसे सीधा, मतलब जाते टाइम भी तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आते टाइम ऐसा लगेगा आप गिर जाओगे, तो वो गलत चीज होती है। उसकी स्लोप आपको इस हिसाब से देनी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस, अगर जो स्टेयर केस होती है उसकी मिनिमम विड्थ आपको कितनी रखनी होती है 900 mm मिनिमम, ठीक है। ऐसे तो आप घर पे कम से कम 1100 mm दो, मतलब 1 मीटर से ज्यादा ही आपको देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अभी मेन जो आज का टॉपिक था हमारा, ये बेसिक टॉपिक है, ये आपको मेनली कहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। और इसमें बताऊंगा भी कि आपकी जो सिटीज हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके एरिया में है, 3-4 मेन सिटीज लूंगा, उनका एफएसआई बताऊंगा आपको। बाकी आप खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके पता कर सकते हो कि एफएसआई कितना है हमारा, और निकालना भी बताऊंगा आपको। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है जो है क्या, मेनली पहले एफएसआई या एरिया ऑफ ऑल फ्लोर
डिवाइड बाय टोटल प्लॉट एरिया। ये मतलब थियोटिकल पे मत जाओ, डरो मत, ये बहुत सिंपल और अच्छी चीज है जो हर सिविल इंजीनियर को पता और आनी चाहिए। तो पहले मैं इसका आपको बता दूं कि एरिया फ्लोर देखो क्या होता है। आपका जो भी एक प्लॉट ले लेते हैं, मैं एग्जांपल के साथ आगे आपको बताऊंगा। एक प्लॉट है हमारा, इस पे आप पूरे प्लॉट पे तो घर नहीं बना सकते, तो रूल भी नहीं है और आप बना भी नहीं सकते। आपने कुछ कुछ जगह आपको छोड़नी पड़ती है, ये मैंने बताया पहली वीडियो में, आगे भी लाऊंगा। ये मतलब लगा लो इतने में आपने घर बना लिया, फिर उसके ऊपर 3rd स्टोरी 4th स्टोरी। और देखो आपने देखा होगा काफी टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, आपने देखा होगा जेसीबी लगी होगी, वो तोड़ रहा होगा। मतलब काफी बिल्डिंग तोड़ी जाती हैं, कई बिल्डिंग तोड़ी जाती हैं कि उनका एक्सटेंड कर दिया होता है रोड की तरफ ज्यादा, उन्होंने कोई उसमें रियर स्पेस या वो नहीं छोड़ी होती है, या फ्रंट स्पेस नहीं छोड़ी होती है। यहाँ तो मेनली मंजिल तोड़ी जाती है। क्यों मंजिल तोड़ी जाती है? एफएसआई की वजह से। मतलब बिना गवर्नमेंट आपको पूछ सकती है, अगर आपका एफएसआई ज्यादा हुआ, जो उन्होंने रूल रेगुलेशन परमिसिबल लिमिट दी है उससे ज्यादा हुआ एफएसआई, तो आपकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आइए, जो हमारी मेनली जो एफएसआई रहता है हमारा, अगर रेजिडेंशियल की बात करें, हमें रेजिडेंशियल की बात करनी है मेनली। बाकी आप ये वैल्यू जो एफएसआई मैंने 1 लिखा है, 4 लिखा है, ये आपको आपके एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे मिल जाएगा। या गूगल में सर्च करोगे अपनी स्टेट के साथ कि ये हमारे स्टेट में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में एफएसआई कितना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो अगर बात करें रेजिडेंशियल से, मेनली 1 to 4 होता है। काफी जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा भी, काफी जगह 1 to 4 लेके चलो उसको, 1 to 4। तो अभी हम बात करते हैं एग्जांपल की सीधी। देखो ये तो आपको एफएसआई कहीं से भी मिल जाएंगे, मैं आगे बताऊंगा भी 2-3 सिटीज के। बाकी एक एग्जांपल लेंगे, आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है या 2000 स्क्वायर फीट का है, 5, 10, 20, जितना भी 1000 स्क्वायर फीट का आप निकाल सकते हो। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा घर 1000 स्क्वायर फीट का है और हमने बनाई उस पर 2 स्टोरी डिप्लेक्स बना लिया हमने। हम कर रहे हैं डिप्लेक्स की तैयारी। तो जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट था, अगर यही मैं बनाऊं, पहला ग्राउंड फ्लोर था जो हमने बना लिया 700 स्क्वायर फीट का। कितना? 700 स्क्वायर फीट। और फिर जो ऊपर वाला फ्लोर था वो हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमने बाहर निकाल दिया, एक लगा लो कैंटिलीवर टाइप बना दिया। वो हमारा एरिया हो गया 750 स्क्वायर फीट। और ये कौन सा एरिया होता है? बिल्टअप एरिया। याद रखना, स्टार्टिंग में बताना भूल गया, बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया मैंने पहले वीडियो डाली थी, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी, कि हमारा बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, सब उसमें मेंशन किया। इसमें मैं बता दूं, बिल्टअप एरिया हो गया प्लिंथ एरिया। जितना जितना आपका प्लिंथ होगा ना, वो आपका पूरा एरिया का, वही एरिया आपको काउंट करना है। जहां से प्लिंथ स्टार्ट होगा ना, जहां प्लिंथ खत्म होगा, वो आपको ले लेना है पूरा। वो आ गया हमारा बिल्टअप एरिया। ठीक है, वो पहला बिल्टअप एरिया हमने 700 स्क्वायर फीट का बनाया, ग्राउंड फ्लोर। फिर उसके ऊपर हम आगे जो हमारा ऊपर का बिल्टअप एरिया है वो आया 750 स्क्वायर फीट। मतलब एक नीचे वाला इतना आ गया, ऊपर ये आ गया। ठीक है, अभी हमारा फार्मूला क्या था एफएसआई निकालने का? जितना भी एरिया होगा ना, जितने आपने ऊपर फ्लोर बनाए होंगे, तो एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर हमारा कितना था? 700। और एरिया फर्स्ट फ्लोर कितना? 750। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 1450। और टोटल प्लॉट एरिया कितना था हमारा? 1000 स्क्वायर फीट का। तो हमारा एफएसआई आया 1.45। ठीक है, अभी मैं अपने इधर की एग्जांपल लूं, जहां मैं अभी प्रेजेंट हूं स्टेट में, जेएंडके में। तो हमारा एफएसआई कुछ 1.2 से 3 तक है। अभी मेरे को याद नहीं, क्योंकि रेगुलेशन चेंज होती रहती है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। इतना है, लगा लो आपके एरिया में एफएसआई है 1। ठीक है, तो लेकिन आपका एफएसआई कितना आ रहा है? 1.4। आपको क्या करना है अभी आपको जो आपका बिल्टअप एरिया होगा, नीचे वाला तो बन गया होगा, ऊपर वाला बिल्टअप एरिया आपको छोटा करना पड़ेगा। ऊपर वाला आप कर दोगे, अगर बाई चांस मैं करूं, आप कर दो, आपको छोटा करना है बिल्टअप एरिया, आप कर दो लगभग कितना, मतलब हमें चाहिए कितना? 1.2 लेके चलो। तो आप ऊपर का अगर कर देते हो, हमारा नीचे आ गया 700 प्लस 500। ऊपर का अगर 500 स्क्वायर फीट का करते हो तो हमारा 1.2 आ गया, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे ही आपको देख के ही अपना घर डिजाइन करना पड़ता है। जो आपका, आप जिस डिजाइनर से बनाओगे या खुद का काम करोगे, तो वो पूरा एफएसआई लेके ही आपका घर बनाएगा कि आपका कितना एरिया रहेगा, कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा जो बाद में आपका घर नहीं तोड़ेगा। ये चीजें ध्यान दे के ही आपको घर बनाना है हमेशा।
नेक्स्ट जैसे मैंने बात की थी आपको, मैं बताऊंगा कि सिटीज के हिसाब से एसआई कितना है जो मेन सिटीज में पकड़ूं। अगर दिल्ली की बात करें 1.2 से 4 है, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहता है, तो मैं एवरेज आपको बोल दी 1.2 से 4 तक है। पुणे में बात करें 1.5 टू 2.5 है, और मुंबई की बात करें 1.3 से 1.83 तक है। बेंगलोर की बात करें 1.75 से 2.35 है। ये मतलब हर स्टेट में अलग अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग है। तो आप ये पता कर सकते हो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि आपका एफएसआई का कितना है, कितना नहीं है। और किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में या कंस्ट्रक्शन करने में ये जो रूल होते हैं ये ज़रूर फॉलो अप करने होते हैं। अगर फॉलो नहीं करोगे, जैसे ट्विन टावर के साथ हुआ है, ऐसे कई बिल्डिंग के साथ हो गया। मतलब पहले ये केरला साउथ में हुआ है 1-2 बार, लेकिन आज इतने बड़े पैमाने पे ये पहली बिल्डिंग थी जो नोएडा में डिमोलिश की। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने इस हिसाब से घर नहीं बनाया अपना, जहां आपने बिल्डिंग इस हिसाब से नहीं बनाई, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको इसको तोड़ सकती है। अर्बन प्लानिंग वाले ये वैल्यूज आपको दे देते हैं, उसके हिसाब से आपको ये बनाना होता है। अगर एवरेज वैल्यू लेके चले, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, जहां हम लोग रहते वगैरह है, रेजिडेंशियल कमर्शियल वाली बिल्डिंग नहीं, तो अगर 2000 से 20,000 स्क्वायर फीट है तो 3 से 5 उसका एफएसआई रहता है। ठीक है, कई जगह इसको परसेंटेज में होता है, कई जगह इसको आपको 300 टू 500 दिखेगा, वैल्यूज में होता है। तो उसी हिसाब से इसको लेते हैं। आपके एरिया में जो भी होगा आप पता कर सकते हो, नेट पे भी मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल नहीं, अगर हमारा 2000 स्क्वायर फीट का है तो हम उस पर कितनी मंजिल बना सकते हैं और कितना एरिया हमें कवर्ड करना होता है और किस हिसाब से हमें बनाना है वो सब। तो पहले कल का ही सेम फार्मूला जैसे मैंने एफएसआई में बताया आपको, जो हमारा इसका फार्मूला रहेगा क्या रहेगा, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय एरिया प्लॉट। जितना हम बनाएंगे एरिया, मतलब जितना हमारा बिल्टअप एरिया होगा डिवाइड बाय टोटल जितना प्लॉट का एरिया होगा। सेम फार्मूला। अगर एग्जांपल लेके चले हम कि हम एक 2000 स्क्वायर फीट का है, उसमें हमने 1500 स्क्वायर फीट बना दिया, बाकी सेटबैक वगैरह छोड़ दिया। इस पर 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखो। उनमें सब क्लियर किया है, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, जो भी एरिया रहते हैं, फिर आपको आएगा ये जो हमें। देखो, कोई भी घर बनता है, अगर उसको अकॉर्डिंग हमें म्युनिसिपल एरिया में बनाना है तो बहुत कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, सेटबैक, रियर डिस्टेंस, कवर्ड एरिया, एफएसआई वगैरह, ये सब चीजें आपको देख के ही घर बनाना पड़ता है। तो वो सब चीजें आप मैं क्लियर करूंगा बिल्डिंग बॉय लॉज में, ये आपको हर सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। तो बात करता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे 2000 स्क्वायर फीट का मेरा है, तो 1500 स्क्वायर फीट हमने उस पर कवर्ड एरिया, मतलब बिल्टअप एरिया हमारा इतना आ गया, प्लिंथ हमारा ये आ गया 1500 स्क्वायर फीट एरिया में। और हमने बना दी 3 स्टोरी, 1 2 3, तीनों स्टोरी मेरी कितनी है, ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है, ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है, और ये भी 1500 स्क्वायर फीट की है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, टोटल कवर्ड एरिया 1 2 3 हो गया, डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, तो हमारा हो गया 2.25। और मैंने वैल्यू क्या कही थी आपको, 3 से 5, मतलब हमारे बीच आ रहा है। अभी क्या है, इसमें हम ये चीज ऐड करूंगा। अभी देखो, इसमें हम एक और स्टोरी बना सकते हैं ऊपर, फिर उसका निकालेंगे। अगर हमारा सेफ आ रहा है, एफएसआई इतना आ रहा है जितना अर्बन प्लानिंग वालों ने हमें दिया है, तो हम और बिल्डिंग उस पर बना सकते हैं वो कवर एरिया छोड़ के। तो यही बेसिक चीज होती है, एफएआर एफएसआई सेम चीज है, बस निकालो आप ऐसे। कल भी वीडियो इस पर बनाई थी, अभी मैं आगे इस पर बताता हूँ कवर्ड एरिया हम कैसे, मतलब पहले बता लेता हूँ आपको कि एरिया ऑफ रूम का मिनिमम एरिया क्या कहता है अर्बन प्लानिंग वाले, कि कितना आपको रखना होता है। ठीक है, जो लिविंग रूम होता है हमारा, जहां ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, मिनिमम 9 मीटर स्क्वायर उसका होना चाहिए। ठीक है ना, कितना 9 मीटर स्क्वायर उसका मिनिमम एरिया होना चाहिए। फिर किचन रूम आ जाओ हम, और किचन एरिया का कितना 5.40 मीटर स्क्वायर। फिर हम अगर बात करें स्टोर रूम की, उसका रखना होता है 5.40 मीटर स्क्वायर। याद रखना, ये मिनिमम एरिया लिख के रख दो, ये आपके काफी काम आएंगे। थोड़े दिन बाद मैं इसको वेबसाइट पे भी अपलोड करूंगा जल्दी। तो बाथरूम का जो रहेगा हमारा मिनिमम एरिया, वो रहेगा 1.35 मीटर स्क्वायर। फिर हमारा यूरिनल का रहता है 0.18 मीटर स्क्वायर। अगर बात करें हम कवर्ड एरिया की, ये मेन चीज है, कवर्ड एरिया पे भी डिपेंड होता है कि अगर देखो आपके पास पूरा प्लॉट है, पूरे प्लॉट पे आप कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। वो हिस्सा कितना होता है वो मैं इस बताता हूं आपको परसेंटेज के हिसाब से। देखो 100 से 200 मीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा, अगर ये आ गया 200 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया,
तो 60% एरिया उसमें कर सकते हो। 60 में आपका घर आ जाएगा, बाकी 40 आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। ये एक रूल है। अगर 200 से 500 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है तो 50% उसमें से आप यूज कर सकते हो 50-50, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना इन द सेंस उसमें आपका गार्डन वगैरह ये चीजें आ जाएंगी। मतलब बिल्कुल अब पूरा ये नहीं है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, पूरे 1000 स्क्वायर फीट पे आप घर बना दो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगला 501 से 1000 स्क्वायर, इधर 201 था, 501 से 1000 मीटर स्क्वायर होगा तो 40% आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 1000 मीटर स्क्वायर है तो 34% उसमें कर सकते हो। और बाकी बात रही जो हमारी, आपने मार्केट वगैरह में घर वगैरह देखे होंगे, उसमें उन्होंने लगभग कवर किया ही होता है, थोड़ा बहुत जगह छोड़ी होती है, तो उधर 70 से 80% हम कर सकते हैं। वो भी डिपेंड होता है, मैंने कहा ना ये हर स्टेट में अलग अलग है। तो आप स्टेट फॉलो कर सकते हो, अपने अर्बन प्लानिंग वालों के पास जा सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि हमारा कवर्ड एरिया कितना ले सकते हैं। तो ये ऐसे डिपेंड होगा। अगर मार्केट में घर होगा तो 70 से 80% एरिया आप कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने प्लिंथ की बात की थी, तो जो रोड लेवल होगा ना आपका, मिनिमम आपको 450 mm उससे ऊंचा ही रखना, मतलब 1.5 फीट जितना आपको प्लिंथ आपका ऊंचा होना चाहिए रोड लेवल से। ये रोड आ गया मेरा, और यो जो प्लिंथ की हाइट होगी ना, ये आपकी कितनी होनी चाहिए, 450 mm या 1.5 फीट आपका होना ही होना चाहिए। ये चीजें थी। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कारपेट एरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेरा एक्ट, जो रेरा एक्ट के बारे में जिन लोगों को पता है, अच्छी बात है, मैं बताता हूँ आगे आपको। रेरा एक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो अभी जिनके पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, बिल्डिंग टूट गई, सब कुछ हो गया, पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन रेरा एक्ट जो है वो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को पैसे वापिस करने में। वो समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, रेरा जो एक्ट है वो क्या है और क्यों, मतलब उसको इंपॉर्टेंट है इस समय लोगों के लिए, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, मतलब जो विड्थ रखनी होती है बिल्डिंग बाय लॉस के हिसाब से। अगर हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, घर की बिल्डिंग है, तो मिनिमम 1 मीटर उसमें होनी चाहिए। अगर आप घर पे भी कोई बनाते हैं, 1 मीटर तो बहुत कम हो गई, आपने नॉर्मली घर पे अपने बनाई भी होगी तो देखी भी होगी, 1.2 मीटर मिनिमम रखनी है। तो बिल्डिंग बाय लॉज क्या कहता है, 1 मीटर उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर जो एजुकेशनल बिल्डिंग होती है उसकी 1.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। जैसे गुजरात में अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेजेडी हुई थी, आग लग गई थी बिल्डिंग में और काफी बच्चे मरे थे, उसमें क्या था, जो स्टेयरकेस थी वो काफी छोटी थी और एक ही एग्जिट नहीं था। वो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो वो बिल्डिंग बाय लॉस के खिलाफ बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद उस पर मुकदमा वगैरह चला। तो यही चीज है, आपको हमेशा जो भी बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल हो गई या रेजिडेंशियल हो गई, एजुकेशनल हो गई, तो उसमें बिल्डिंग बाय लॉस फॉलो करके ही बिल्डिंग बनानी होती है। तो एजुकेशनल का हो गया 1.5 मीटर, थिएटर, सिनेमास, ऑडिटोरियम वगैरह हो गए, उसमें 2 मीटर होती है मिनिमम। जो मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, इतनी आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट, जो होटल की बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें भी मिनिमम 1.5 मीटर आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें जो आपको घर की हाइट देनी होती है, वो भी बिल्डिंग बाय लॉस को फॉलो करके ही देनी पड़ती है, क्योंकि काफी कम दोगे तो उसमें ना वेंटिलेशन होगा, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमेशा 2.8 मीटर से 3 मीटर होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़े हम, मैक्सिमम हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल, जो कंपाउंड वॉल होती है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हैं, 1.5 मीटर उसकी मैक्सिमम आपको रख सकते हो, बिल्डिंग बाय लॉस ये कहता है। अगर आगे बढ़े, जैसे मैंने कहा कि मैं रेरा के बारे में बताने वाला हूं, तो रेरा हो क्या गया, एक एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। एक एक्ट बनाया गया है जो लोगों के लिए, बिल्डर के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। पहले क्या होता था, कोई एक्ट नहीं था, तो जो बिल्डर्स थे या जो रियल एस्टेट वाले थे, वो जब भी फ्लैट बनाते थे, जो बेचते थे, मतलब बिना प्रमोशन की नहीं, मतलब बेकार की प्रमोशन के साथ लोगों को मतलब फंसाने वाला काम होता था कि उनको फ्लैट दे दिया और बाद में पता चलता था कि वो फ्लैट उनके नाम भी नहीं है और वो उसको जो ईएमआई भी दे रहे हैं उस फ्लैट की, रेंट भी दे रहे हैं। मतलब धोखाधड़ी वाला काम बिल्डर्स पहले काफी ज्यादा करते थे। तो उसके बाद
गवर्नमेंट ने एक रूल एंड रेगुलेशन बनाई, रेरा एक्ट बनाया, जो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन मतलब कहा गया कि आप एक एक्ट बनाओ जिसके हिसाब से बिल्डर चलेंगे। तो उसी वही एक्ट है जो मतलब बिल्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप किसी को फ्लैट देते हो तो उसका प्रमोशन वगैरह, उसकी जो भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगा, किसी को भी दोगे उसमें सब मेंशन होना चाहिए कि इतना कारपेट एरिया है, इतना बिल्टअप एरिया है, ये चीजें हैं। और उसके अलावा उसमें कुछ निकला तो जो कंज्यूमर का, जो जिस बंदे ने लिया है वो उस बंदे पे केस कर सकता है। केस तो पहले भी होते थे, लेकिन रेरा एक्ट के दौरान क्या हुआ है, जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी मिल जाता है। तो ये एक्ट इसीलिए बनाया गया कि दोनों में एक अच्छा तालमेल बना रहे, जो बिल्डर है और जो लोग जो ले रहे हैं फ्लैट, तो एक मतलब विजन मिले उसको कि इसमें ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये अगर मैं इतने पैसे दूंगा तो ये मेरे पूरा नाम होगा, इसका बिल्टअप एरिया इतना, कारपेट एरिया है। तो रेरा एक्ट इस पे काम करता है कि आपको एक क्लियर विजन मिले लोगों को कि बिल्डर धोखाधड़ी नहीं कर सके। अगर धोखाधड़ी करे तो उसका जल्दी से रिजल्ट मिलके आपका वो फ्लैट आपका हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें हम राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कोई घर है उस पे 10 से 20 साल अगर आप रहते हो तो वो घर क्या उस जो रेंट पे रह रहा है उसका हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। आपने काफी सुना भी होगा कि अगर मैं 20 साल यहां रहूंगा तो मेरा कब्जा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप जिस घर में रहते हो रेंट पे तो वो घर आपका हो गया, जहां आपने किसी को घर दिया रेंट पे तो वो घर उसका होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। वो इसके लिए मतलब अप्लाई भी नहीं कर सकता कि वो मेरा घर हो सकता है। लेकिन कई जगह आपने सुना होगा कि केस चल रहा है तो वो जीत गया, मतलब जो रेंट पे रहता था वो 10-20 साल से रहता था इसलिए जीत गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जीता इसलिए होगा क्योंकि जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो घर रेंट पे दिया होगा वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो हमेशा जब भी मैं एक आपको एग्जांपल ही दूं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो घर रेंट पे दिया था तो 10-15 साल से वहां रह रहे थे, तो वो घर उससे छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? उसका एक तो मतलब डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे पूरे घर के, तो जो रेंट पे रह रहा था उसने जल्दी में छुपा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के वो घर अपने नाम कर दिया। तो हमेशा आपको घर वही रेंट पे देना जिसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो। एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा जो होता है वो आपको रेंट एग्रीमेंट बना के ही घर हमेशा देना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट रख के उसमें जो जो चीजें हैं वो सब मेंशन करके उसके बाद घर उसको करो, और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर जैसे मेरे बोला जा रहा था कि अब मेरा फ्रेंड ही पूछ रहा था कि हम उसको निकालें कैसे, अभी मतलब जो फिक्स हो गया। एक अगर गवर्नमेंट ने उसको दे दिया रहने का तो वो रह सकता है, लेकिन अगर आपको कोई अपने घर से रेंट निकलवाना है, मतलब वो नहीं छोड़ रहा घर, तो काफी चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। बोल सकते हो रीजन देके कि हमें कंस्ट्रक्शन करवानी है, जहां उसने ये किया वो किया, ऐसे करके आप निकलवा सकते हो। तो ये सब जो लॉ मैंने आपको बताई, ये देख के आपको एक चीज दिमाग में जरूर आएगी, हमारी जो बालकनी रहती है या टेरेस रहता है वो कारपेट एरिया में आता है कि नहीं आता है। तो आज उसी में मैं क्लियर करूंगा कि एक्चुअली कारपेट एरिया में आता क्या है। क्योंकि आप कोई भी फ्लैट लोगे या कुछ भी बिल्डर से काम करवाओगे तो वो कारपेट एरिया के हिसाब से भी रेट बनाती हैं या बिल्टअप एरिया के हिसाब से भी। तो मेनली कारपेट एरिया के हिसाब से आपका सब काम रहता है, तो उसी में इंक्लूड करूंगा। और रेरा का थोड़ा और मैं आपको क्लियर करूं कॉन्सेप्ट कि रेरा है क्या, कि एक ट्रांसपेरेंसी है कि आपको एक सामने बिल्डर पूरा मतलब फॉर्मेट जैसे दे देगा कि ये चीजें हैं, ये है, ये नहीं। पहले ऐसा नहीं रहता था, तो इस एक्ट के बाद ऐसा हो गया। तो इसी से मैं बताऊंगा रेरा को लेके कि रेरा के हिसाब से कारपेट एरिया में क्या क्या आता है। तो अगर हम एग्जांपल लें, सामने आप देख रहे हो ये हमारा एक प्लान ले लो, मैंने बनाया है थोड़ा ऐसे ही है। तो ये दीवारें हैं उसकी बाहर की, और एक ये बालकनी ये है, और ले लो यहाँ एक बालकनी है, 2 बालकनी है, और ये बाहर की दीवारें हैं। ये दीवार मतलब इसके बाहर भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, वो नहीं, मैं दीवारों का बता रहा हूं। जो हमारा कारपेट मेनली कारपेट एरिया रहेगा मेनली रेरा के हिसाब से, वो इनर बाल्स अगर लगा लो, ये कमरा बन रहा है हमारा, ये कमरा आ गया, ये हमारी ये कमरा आ गया, ये कमरा आ गया। तो दीवारों के अंदर का जो एरिया होगा, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमारा हो जाएगा कारपेट एरिया। अगर हम बात करें, मैं अगर पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताऊं कि क्या क्या
कारपेट एरिया में आता है, और क्या चीजें कारपेट एरिया में नहीं आती हैं वो मैं बताऊंगा। बालकनी आएगी नहीं आएगी, स्टेयरकेस आएगी कि नहीं आएगी, बरांडा, टेरेस, ये वगैरह कारपेट एरिया में आते हैं नहीं आते। क्योंकि जो बिल्डर थे वो पहले आपको बेवकूफ बना सकते थे, आपको गलत परत कारपेट एरिया देख के बाद में बोल देंगे कि इसमें इंक्लूड नहीं था, ये एक्सक्लूड था। तो ये चीजें अभी क्लियर हैं। तो जो लिविंग रूम होगा, बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम अंदर के, वो हमारे किसमें, ये इंक्लूड वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं। किचन आ गया, फिर स्टोर आ गया, बाथरूम, इंटरनल बाल्स, इंटरनल स्टेयरकेस, जो अंदर से डिप्लेक्स रहते हैं तो मोस्टली उनकी अंदर से स्टेयरकेस होती है। तो वो चीजें हमारी किसमें आ गई, कारपेट एरिया में ही आती है। हमेशा ध्यान रखना कौन सी, अंदर की दीवारें और ये बेसिक चीजें जो कारपेट एरिया में नहीं आती हैं वो क्या है, लिफ्ट जो रहती है हमारी वो कभी कारपेट एरिया में नहीं आती है। फिर हमारी जो बालकनी वगैरह होंगी, ये बालकनी ये भी कारपेट एरिया में नहीं है, ये बालकनी ये भी कारपेट एरिया में नहीं आती है। हमेशा ध्यान रखना बालकनी कभी भी कारपेट एरिया में नहीं आती है। बेरांडा हो गए जो, वो भी कारपेट एरिया में नहीं आता है। टेरेस हो गया, वो भी कारपेट एरिया में नहीं आता है। स्टेयरकेस, जो बाहर की स्टेयरकेस होती है मोस्टली, जो बाहर घर के बाहर से जाती हैं, वो भी कारपेट एरिया में नहीं आती हैं। एक्सटर्नल बाल जितनी भी होंगी वो भी कारपेट एरिया में नहीं आती हैं। तो कारपेट एरिया में क्या है, बेसिकली जो अंदर का एरिया और जो अंदर दीवार के अंदर से जो भी होगा वो हमारा कारपेट एरिया में आता है। देखो, ये कुछ बिल्डिंग बाय लॉज थे, इन पे मैंने 2-3 ब्लॉग हमारे वेबसाइट civilsitevisit.com पे लिखे हुए हैं, आप ज़रूर पढ़ना है। FCI के बारे में भी है, सेटबैक के बारे में भी है, और इसका एक जो बुकलेट रहता है, PDFs रहती हैं, अगर किसी को चाहिए होगा। मेरे को लगता है सब इंजीनियर्स में बोर हो गए होंगे, पूरी वीडियो नहीं देखी होगी। बोर इन द सेंस क्योंकि कोई सीखना ही नहीं चाहता है। फ्री में किसी को सीखने की नहीं पड़ी है। जो सीख रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, जो लास्ट तक पहुँच चुके हैं। अगर आपको PDF चाहिए, आप कमेंट करना, मैं आपको अलग से PDF दूंगा। आप उसको पूरे रूल एंड रेगुलेशन पढ़िए, और किसी से भी आप फिर उस चीज़ के बारे में बहस कर सकते हो। मतलब बहस इन द सेंस, म्युनिसिपल वाला आता है पैसे मांगने, या कोई भी आता है कि ये अलग है ये अलग है, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप उस चीज़ को काउंटर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और आई होप आपको पसंद भी आई होगी। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आपका थोड़ा प्यार चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बोलो, देखो, और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को।